हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया फर्स्ट सेमेस्टर का जो है उसका हम लोग पोर्शन आज करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो बाल विकास जो है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि 50 मार्क्स का ये है। तो इसमें आपको स्कोर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। और ये क्या है, थ्योरी है, इसमें लिखना बहुत है ना। तो समझेंगे जब आप तो इसको लिख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कह रहा है कि बाल विकास की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। पहले ये बताना है, पहला प्रश्न यही बनता है कि ये बताइए कि बाल विकास की आवश्यकता है। जो इसमें संक्षिप्त नोट लिखिए अपने मन से। तो ध्यान से देखिए, बाल विकास जो है का ध्यान न केवल छात्रों के लिए वरन अध्यापकों के लिए भी उपयोगी है। इसका मतलब यह है कि बाल विकास जब भी हम बात करेंगे या बाल मनोविज्ञान की जब बात करेंगे, तो सिर्फ छात्रों को लेकर नहीं बात करेंगे। इसमें अध्यापक की भी जो है उनके लिए भी ये उपयोगी होता है। बाल विकास क्या अभाव में कोई भी अध्यापक अपने कार्य पूर्वक संपादित नहीं कर सकता। ठीक है। यहाँ पे के होगा, है ना। सॉरी, माफ करिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो कार्य पूर्वक संपादित नहीं करता, यानी कि सही पूर्वक से अपने कार्य को संपादित नहीं करेगा। कब? जब बाल विकास का अभाव होगा। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है अध्यापक की सफलता का रहस्य है। इसका मतलब, अगर अध्यापक को बालक के जितने भी सारी प्रक्रिया हैं, मतलब उसके मनोविज्ञान को समझता है अगर अच्छे तरीके से, तो वो क्या है, एक सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने तथा छात्रों के सीखने कुछ सरल, सहज व रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक को मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उपयोग करना अनिवार्य होता है। देखिए, क्योंकि छोटे छोटे बालक होते हैं। तो शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो सही से बालक को पढ़ाना चाहता है, तो पहले सबसे पहले बालक के मनोविज्ञान को समझना होगा, उनके मनोदशा को समझना अवश्य होगा। इसी संदर्भ में क्या कहते हैं कि एलिशरो के विचारों को उद्दीकृत किया जा सकता है कि शिक्षक को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जो सफल शिक्षा और फल उत्पादक अधिगम के लिए अनिवार्य है। ठीक है, आगे समझ में चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शैशवावस्था में शिक्षक का स्वरूप कैसा होना चाहिए। यानी कि शैशवावस्था में जो हमें शिक्षा देना है, वो स्वरूप उसका कैसा होना चाहिए, किस तरह की शिक्षा हमें देनी चाहिए। तो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप जो होना चाहिए, बालोद्यान। दूसरा जो है वो मांटूसरी। दूसरा जो मांटेसरी बालोद्यान में बच्चों को कुछ सिखाने या क्रीड़ा उपकरण, जैसे फ्रोबेल ने उपहार कहा है। यानी कि किसी खेल के माध्यम से क्या करेंगे, हम बालकों को शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। तथा शिशु गीतों यानी नर्सरी सॉन्ग्स द्वारा सामूहिक शिक्षा दी जा सकती है। शिक्षा को खेल समझाकर बड़ी रुचि से करते हैं। समझकर जो बच्चे हैं, खेल के माध्यम से भी क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को अध्यापक क्या करते हैं, सिखाते हैं। जैसे गिनती सिखाना हो, है ना, और भी सारी चीज़ें हैं जिसको सिखाते हैं वो खेल के माध्यम से। तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से उस चीज़ को समझ भी लेते हैं और विद्यालय उनके लिए आकृष्ट का केंद्र बन जाते हैं। यानी कि जब बच्चों को ऐसा लगेगा कि हमको विद्यालय में जो खेलने को मिलता है ना, तो वो क्या करेंगे, विद्यालय आना शुरू करेंगे। वो क्या करेंगे, उसको आकृष्ट रूप, मतलब ऐसा समझेंगे कि हम जाएंगे तो यहाँ पे अच्छा लगेगा। इस तरह की सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखकर वो स्कूल की तरफ आकर्षित होंगे। बाल उद्यान का स्थान धीरे धीरे मांटेसरी पद्धति ले रही है। जो आज का समय जो है कैसा ले रही है, मांटेसरी पद्धति। मांटेसरी का जो मूल आधार है वो ज्ञानेंद्रियों की साधना या विकास तथा शिशुओं की स्वतंत्रता है। मांटेसरी विद्यालयों में इंद्रिय साधना के साथ साथ व्यवहारिक जीवन की उपयोगी शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ये रहा आपका शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में बताइए। तो सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या कहता है कि शारीरिक विकास की तीव्रता, यानी कि जीवन में प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से यानी तेज गति से होता है। लंबाई हो, भार में वृद्धि,
ये क्या होता है, बड़ी तेज होती है, यानी तीव्रता के साथ होती है। शरीर के अन्य अंगों में वह मांसपेशियों का भी विकास तीव्र गति से होता है। कब? जब शैशवावस्था की बात करते हैं। दूसरा इसमें आता है अपरिपक्वता। ठीक है, इस अवस्था में शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से प्रभावित होता है। स्व धीरे धीरे पालन पोषण के द्वारा परिपक्व होता है, यानी कि उसको परिपक्व बनाने के लिए धीरे धीरे क्या होता है, वो परिपक्व की तरफ अग्रसर रहता है। सीखने में तीव्रता की गति अत्यंत तीव्र होती है। गैसल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। इसका मतलब कह रहा है कि जो गैसल है वो कहना चाहते हैं कि बालक जो है प्रथम के 6 वर्ष में जितना 6 वर्ष में जितना सीखता है उतना 12 वर्षों के 2 गुना के बराबर सीख लेता है। इतनी तेज गति से सीखने की उसमें तीव्रता होती है बालक में। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीखने का पठार में आप क्या समझते हैं। इसका मतलब देखिए सीधी सी बात है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है, इसको क्या किया कि सिखाया गया, ठीक है, लेकिन लंबे समय तक एकदम बराबर है, फिर डाउन हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो ये हिस्सा है, इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये क्या है, निश्चित तौर पे इसमें न तो वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये बराबर एक समान सपाट की तरफ पड़ा हुआ है। जैसे पठार होती है ना, वो एकदम सपाट होती है, टेबल जैसे होता है। उस तरीके से स्थिति जब पढ़ाई में आने लगती है तो उसी को हम लोग सीखने में पठार के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है कि पठार शब्द भूगोल से आया है, जिसकी परिभाषा है किसी स्थान विशेष पर स्वतः ही बना हुआ चौरस भाग, यानी कि जो ऐसा दिख रहा है ये चौरस भाग के रूप में ले लेता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में धूल उड़ाते उड़ते कोई स्थान काफ़ी ऊंचा हो जाता है। यह ऊंचा स्थान भूमि के भांति यदि समतल भी हो तो यह पत्थर कहेंगे। पत्थर उस समय बनता है जब परीक्षार्थी के सीखने की गति में 5वें महीने से 8वें महीने के बीच में कोई परिवर्तन ही नहीं आता हो, है ना, गति उतनी ही की उतनी बनी रहती है। इसका मतलब जब ये स्थिति आ जाती है, इस स्थिति में तो बच्चा क्या होगा, उसको कहेंगे सीखने में पठार, यानी कि उसको अब हमें क्या करना चाहिए, अलग किसी ऐसी विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे बालक को अच्छे से समझ में आना शुरू करे और इस पठार को हमें ख़त्म करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अमूर्त विधि से आप क्या समझते हैं। अमूर्त का मतलब होता है कि हमें कल्पना करते रहते हैं किसी चीज़ की जो मूर्त हमारे सामने है ही नहीं, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के प्रति रुचि, रुझान, पढ़ने लिखने से संबंधित पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल प्रकट करने, है ना, प्रकट होती है। हल करने में दर्शन एवं तर्कशास्त्र के विषय में समझने एवं साहित्यिक रचनाओं की सौंदर्यानुभूति में यही बुद्धि कार्य आती है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे चीज़ सामने कोई भी समस्या आ जाए, अगर हमारे पास ऐसी अमूर्त बुद्धि है तो हम क्या करते हैं, उस समस्या के समाधान के बारे में कई चीज़ों को सोचने लगते हैं ताकि उसको हम कैसे उस समस्या से समाधान पा सकें। तो वही क्या कहलाता है, अमूर्त बुद्धि। कल्पना से क्या समझते हैं। कल्पना एक मानसिक क्रिया है जिसमें विगत अनुभव किया उनके वस्तुओं को जो हमारे सामने नहीं होती हैं नए रूप में संगठित करके पुनः उनका स्मरण करते रहना, अंततः किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसका नए रूप में मानसिक चित्रण करना ही कल्पना कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट पेपर दे रहे हैं, उसमें आपको अभी आपने पेपर भी नहीं दिया, फिर भी आप बैठे बैठे कल्पना कर रहे हैं कि 100 मार्क्स का होगा या 50 मार्क्स का होगा, तो उसमें हम 45-46 कर ही लेंगे। तो बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, एक तरह से कल्पना ही कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मानसिक विकास से आपको क्या संबंध समझते हैं आप। तो मानसिक विकास जो है आशय ज्ञान भंडार में वृद्धि से है। ठीक है, मानसिक विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। ये हमको पता है कि जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तब तक व्यक्ति क्या करता है, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता रहता है। मानसिक विकास का अर्थ है मानसिक शक्तियों का उदय होना तथा व्यक्ति में उसे क्षमता का विकास होना जिससे वह परिस्थितियों के कर सके। मानसिक विकास के अंतर्गत समझाने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, विचार, तर्क, समस्या समाधान करने की शक्ति आदि सम्मिलित है। मानसिक विकास शक्ति में होने वाले सूझबूझ है जिसके परिणाम स्वरूप उसे व्यवहार में परिमार्जन होता है। यानी कि अपने व्यवहार में उसको हम जब लागू करते हैं तो जैसे जैसे बुद्धि या मानसिक विकास बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम अपने व्यवहार में भी परिवर्तित करते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास क्या होता है। देखिए कोई भी व्यक्ति जन्म से सामाजिक नहीं होता।
प्रत्येक व्यक्ति को समाज की परिपाटी तथा मान्य आचरण के सिद्धांतों के अनुकूल ही अपने आचरण और व्यवहार को डालना पड़ता है। यानी कि जो व्यक्ति समाज में जब रहता है तो समाज के हिसाब से ही क्या करना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है। बालक की अपनी समाज की भाषा, संकेत तथा अभिव्यक्ति के तरीके सीखने पड़ते हैं। यानी जैसा समाज रहता है उस तरह की भाषाएं, उस तरह का व्यवहार, उस तरह से रहन सहन, सब चीज़ क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। व्यक्तित्व का विकास समाज में रहकर ही होता है। जन्म के उपरांत व्यक्ति समाज तथा वातावरण से प्रभावित होता रहता है। इस प्रभाव से ही उसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सामाजिक विकास का तात्पर्य विकास की वह प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करता है, सामाजिक आवश्यकताओं पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव करता है तथा लोगों के प्रति अच्छे सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जितनी भी सारी चीज़ें समाज में रहने वाली हैं, ये व्यक्ति अब किताबों में पढ़कर नहीं कर सकता है, उसको समाज में उतरना ही पड़ता है और समाज को ही देख कर वो क्या करता है, अपने आचरण में बदलाव करना शुरू करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि बाल्यावस्था सॉरी बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये क्यों कहा गया है? तो चलिए पढ़ते हैं कि मानव विकास की दूसरी अवस्था जो है बाल्यावस्था है। कह रहा है कि आस्था के पश्चात बाल्यावस्था आती है। सॉरी, यहाँ पे शैशवावस्था होना चाहिए। इस अवस्था में बालक के कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें अभिभावक और अध्यापक आसानी से नहीं समझ पाते हैं, है ना। आप लोग भी जब छोटे होंगे या जब देखते होंगे किसी छोटे बच्चों को, बाल्यावस्था की जो प्रक्रिया है, तो उसमें आप देखते होंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समझ से बाहर होती है। में बालक के लिए संसार रहस्यमय होता है, उनका अविकसित दशा में होते हैं, अतः वह प्रतीत बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। परंतु बाल्यावस्था में प्रवेश करने पर बालक आत्मनिर्भर है, यानी कि धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है अधिगम हस्तांतरण। सबसे पहले तो अधिगम क्या होता है? तो अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। किसी भी चीज़ को क्या करना, सीखना, अधिगम कहलाता है। तो सीखने का स्थानांतरण या अधिगम का स्थानांतरण किसी विषय को सीखने से उपलब्ध होने वाले ज्ञान या किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना। इसका मतलब मान लीजिए कि जैसे आपने किसी ऐसी चीज़ को पढ़ा, ठीक है, अब उस पढ़े हुए चीज़ को क्या कर रहे हैं, किसी न किसी कार्य में लागू कर रहे हैं, है ना। पढ़ा कि उस चीज़ को लागू जब करेंगे तो वही कहलाता है अधिगम का हस्तांतरण या स्थानांतरण। सॉरेंज के शब्दों में स्थानांतरण एक ऐसी परिस्थिति में ज्ञान अर्जित प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी स्थिति में स्थानांतरित किए जाने का चर्चा करता है ना। तो इस तरह चीज़ें हैं जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके आप किसी अन्य चीज़ में उसका समाधान करने में आप अपने बुद्धि का या आपने जो आपने सीखा है उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है, अधिगम हस्तांतरण कहलाता है। दोस्तों, ये रहा आपका कुछ बाल विकास के प्रश्न। अब आगे बढ़ेंगे, इससे अच्छा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।